हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। और आप देख रहे हैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस पोलैंड। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में पोलैंड के लिए इन्फॉर्मेशन है। आप लोगों को फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो कि बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज करके बोला कि भाई फुल इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स की दीजिए, ताकि हम लोग अच्छे से तैयारी कर सकें। और बहुत सी चीज़ें स्किप हो जाती हैं वीडियो में, बहुत से लोगों की वीडियो देखते हैं लोग। तो मैंने आज सोचा कि चलो आज आप लोगों के लिए एक फुल इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाता हूँ, जिसमें पोलैंड के लिए डॉक्यूमेंट्स की इन्फॉर्मेशन होगी। और आप लोग से भाई एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखा करिए। भगा भगा के लोग देखते हैं, फिर कॉल करते हैं कि भाई ऐसा बताया था आपने, ऐसा बताया था। मैं जब उनसे क्वेश्चन पूछता हूँ तो वो खुद ही स्किप कर जाते हैं कि भाई ये तो मैंने नहीं देखा। तो भाई पूरी वीडियो को देखिए, मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग को इन्फॉर्मेशन पूरी मिले। और पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने से आप लोग को फायदा ही होगा। तो भाई पूरी वीडियो को वॉच करिएगा। और चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो इसमें सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये वीडियो सब लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगी, ताकि जो इंडिया में डॉक्यूमेंट्स रेडी कर रहे हैं वो, और जो गल्फ में हैं उनके लिए भी बीच बीच में सारी चीज़ें इंक्लूड करता हुआ चलूंगा। तो फ्रेंड चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ओके, सबसे पहले पोलैंड के लिए जो वीज़ा होता है उसके लिए सबसे पहले क्या करना होता है? सबसे पहले करना होता है आपको परमिट आने के बाद वेरिफिकेशन। यानी कि मान लीजिए सपोज करिए आप लोग का परमिट आ गया, और परमिट आने के बाद आप लोग को करना होता है कि अपना रजिस्ट्रेशन, एम्बेसी में आपने रजिस्ट्रेशन किया। और कोशिश करिएगा इसमें अपनी ईमेल पे करिए, कि बहुत सी एजेंसीज हैं तो वो अपनी ईमेल पे करते हैं, फिर आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती कि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ भी है कि नहीं। वो अपनी ईमेल पे कर देते हैं और आपको स्क्रीनशॉट भेजते रहते हैं हफ्ते हफ्ते, फिर बोलते हैं कि भाई अपॉइंटमेंट नहीं आ रही है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा, जब भी आप रजिस्ट्रेशन करें या किसी से अपॉइंटमेंट वर्क परमिट लें, तो आप उनसे पहले ही बोल दिए कि भाई वर्क परमिट तो आपने दे दिया। अगर वो बोलते हैं कि हम आपका रजिस्ट्रेशन अपनी ईमेल पे कर रहे हैं, तो आप उनसे बोलिए कि आप मेरी ईमेल पे करिए, मुझे ईमेल आए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ईमेल आएगी, आपको सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और आपको पता लगेगा कि हर हफ्ते आपको अपॉइंटमेंट आ रही है, कब आएगी कब नहीं आएगी, सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन सही और जेन्युइन मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ आप लोग खास ध्यान रखिए कि अपनी ईमेल पे कराइए। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन होने के बाद क्या होता है कि आपको वीकली वीकली अपॉइंटमेंट के लिए अपडेट आता रहेगा। जिस टाइम आपको अपॉइंटमेंट आ जाएगी, फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने होते हैं। अच्छा, इसमें अपॉइंटमेंट में जो रजिस्ट्रेशन होता है 3 से 4 दिन लगते हैं। और आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको वीकली अपॉइंटमेंट आती है, आपका वर्क परमिट वेरीफाई होता है, फिर आपको एप्लीकेशन के लिए लिंक आता है, फिर आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भर के और वेटिंग लिस्ट में आप हो जाते हैं। फिर आपको अपॉइंटमेंट आती है, अपॉइंटमेंट आने के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने होते हैं। अच्छा, अपॉइंटमेंट जो आती है, बहुत से लोगों ने पूछा भाई अपॉइंटमेंट कब आएगी, कितना टाइम मिलेगा। तो सपोज करिए कि अगर आपने जुलाई में किया है तो आपको अगस्त की अपॉइंटमेंट मिलेगी। कभी कभी लेट भी हो जाता है, सितंबर की अपॉइंटमेंट मिलती है, लेकिन अपॉइंटमेंट मिलेगी तो आपको उसमें टाइम मिलेगा, टाइम मिलता है अच्छा खासा अपनी अपॉइंटमेंट डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के लिए। ठीक है, और जब आपका अपॉइंटमेंट आ जाता है, अपॉइंटमेंट आने के बाद आपको करना होता है अपने डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन। और सबसे बड़ी बात आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि जैसे ही आपको वर्क परमिट मिले, आप लोग अपने स्टेटमेंट पर ध्यान देना शुरू कर दें। यानी कि वर्क परमिट पे जब आप लोग ध्यान अपना स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट पे जब आप ध्यान देंगे, तो आपका वर्क परमिट आते ही अपना स्टेटमेंट में आप पैसे डालने शुरू कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके। और कम से कम 2000 यूरो से लेकर 3000 यूरो आपके स्टेटमेंट में होना चाहिए। यानी कि यूरो नहीं, इंडियन करेंसी में। अब आप कन्वर्ट कर लेना कि यूरो में 2000 यूरो से 3000 यूरो के बीच जो होता है, उसमें आपका इंडियन करेंसी में कितना बनता है, वो आप अपना कन्वर्ट करके इतना पैसा आपको अपने अकाउंट में रखना है। ठीक है, ये हो गया आपका स्टेटमेंट। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो अभी बता रहा हूँ, फिर सीरियल वाइज बताऊंगा। पहला आपका इंपॉर्टेंट हो गया, अपॉइंटमेंट आ गई, और अपॉइंटमेंट आने से पहले आपको स्टेटमेंट अपना रेडी रखना है। ठीक है, और आपको पीसीसी करा लेना है, क्योंकि अपॉइंटमेंट का पता नहीं कभी भी आ सकता है। पीसीसी आपके पास रहेगा तो आप फंसोगे नहीं। अगर पीसीसी आपने नहीं कराई, सोचेंगे अपॉइंटमेंट आने के टाइम कराएंगे, और आपकी पीसीसी लेट हो गई, तो फिर वो अपॉइंटमेंट आपके लिए वेस्टेज हो सकती है, और आपकी वो अपॉइंटमेंट खराब हो सकती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपनी पीसीसी आप अपनी करा के रखिए। पीसीसी हो गया, बैंक स्टेटमेंट हो गया। अब आपको रेडी करना है अपना एजुकेशन सर्टिफिकेट। जो लोगों ने हाई स्कूल किया हुआ है वो अपना एजुकेशन सर्टिफिकेट को अपोस्टल करा के रख लें। बहुत से लोग पूछते हैं भाई अपोस्टल क्या क्या होगा, तो सिर्फ आपको अपना एजुकेशन सर्टिफिकेट ही अपोस्टल कराना है। दुनिया भर की सारी चीज़ों में पैसा खराब नहीं करना है। ठीक है, एजुकेशन सर्टिफिकेट अपोस्टल करा के रख लें। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को बना लें, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को बना के रखें। बहुत से लोग उसको भी अपोस्टल करा लेते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन कराना है तो करा लें, नहीं कराना है तो कोई इतना बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 4 चीज़ें आपके साइड से हो गई।
पासपोर्ट ओरिजिनल हो गया आपका, पीसीसी हो गई आपकी, बैंक स्टेटमेंट हो गया, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया, एजुकेशन सर्टिफिकेट हो गया। ये 5 चीजें आपको अपने साइड से रेडी रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं पूरे फुल डॉक्यूमेंट्स की। मान लीजिए कि आपको अपॉइंटमेंट आ गई, नेक्स्ट मिनट आपकी अपॉइंटमेंट है, स्टेटमेंट आपका रेडी है, पीसीसी आपके पास है, एजुकेशन सर्टिफिकेट आपका अपोस्टल रखा हुआ है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना वेबसाइट पे जाना है, पोलैंड वीएफएस वीजा वेबसाइट पे। वहां से आपको न्यू चेकलिस्ट डाउनलोड करना है। चेकलिस्ट डाउनलोड करने के बाद प्रॉपर चेकलिस्ट में जैसा लिखा हुआ है वैसे ही आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर रेडी करना है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ। ये डॉक्यूमेंट जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये इंडिया, बांग्लादेश, दुबई, किसी भी कंट्री में आप कर रहे हैं सबको बेनिफिट्स मिलेगा। सबको इसी तरीके से डॉक्यूमेंट्स रेडी करना है पूरे वर्ल्ड में कहीं भी, ठीक है। इसमें कुछ चीजें मैं बताता चलता हूँ आपको। आपने चेकलिस्ट डाउनलोड कर ली, ठीक है, आपके पास ओरिजिनल पासपोर्ट है। अब आपको सबसे पहला काम करना है, चेकलिस्ट डाउनलोड करने के बाद आपको उसमें देखना है क्या क्या चीजें एम्बेसी ने मांगी है। तो सबसे पहले आपका चेकलिस्ट, चेकलिस्ट के बाद आपका कवर लेटर। कवर लेटर बढ़िया से लिखिए और बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए कि आपने 3-4 पेज का कवर लेटर लिख दिया। 1 से 1.5 पेज, बस 1 से 1.5 पेज का कवर लेटर आप बनाइए। कवर लेटर में आप अपनी कंपनी का पूरा इन्फॉर्मेशन दीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स का इन्फॉर्मेशन दीजिए, सारी चीज़ों का जो है इन्फॉर्मेशन देने के बाद अपना कवर लेटर हो गया आपका। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा हुआ होता है, अभी रूल चेंज हो गया है, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपको उसी टाइम नहीं मिलता है, जब आपकी अपॉइंटमेंट आती है तब डाउनलोड करना पड़ता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया है। वहां से आप अपना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे, लेकिन वो फिर भी लगेगा नहीं। वो डाउनलोड इसलिए करना है कि उसमें आपने डिपार्चर और अराइवल की डेट डाली होती है, वही चीज को आपको फॉलो करना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपने जो फॉर्म में भरा हुआ था वो और न्यू फॉर्म भरने के टाइम वो सब चीजें मिस मैच नहीं होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए। जो आपने पहले भरा था वो जो अभी भर रहे हैं वो मैच होना चाहिए, ठीक है। इसका खास ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए वो फॉर्म आपको डाउनलोड करने के लिए बाद में मेल आता है और वहां से आपको डाउनलोड करना होता है। फिर 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन पहले आपको एक मेल आता है जिसमें आपको वेबसाइट पे जाके अपना फॉर्म भरना होता है। उसमें ओटीपी सिस्टम हो गया है। ओटीपी सिस्टम ये आपका सिर्फ इंडिया में है, ये गल्फ वालों के लिए नहीं है, ठीक है। तो ओटीपी सिस्टम हो गया। ओटीपी में आप ओटीपी डालेंगे, आपको फॉर्म चालू होगा, फिर आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद आप वो फॉर्म ऑटोमेटिक सबमिट हो जाता है और प्रिंट आउट आपके पास आ जाएगा। उसका प्रिंट आउट निकाल के आपको लगाना है। तो ये हो गया आपका चेकलिस्ट, वीजा एप्लीकेशन फॉर्म और कवर लेटर। 3 चीजें आपके पास रेडी हो गई। अभी कवर लेटर के बाद आता है आपका स्टेटमेंट। स्टेटमेंट आपके पास रेडी है 1 से 2 दिन पहले। अगर सैटरडे संडे नहीं पड़ रहा है, स्टेटमेंट निकालो 3 महीने का। 6 महीने निकालने की जरूरत नहीं है, 3 महीने का स्टेटमेंट निकालिए, ठीक है। स्टेटमेंट हो गया आपके पास, वीजा चेकलिस्ट हो गई, वीजा एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, कवर लेटर हो गया, स्टेटमेंट हो गया। अभी आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रखा हुआ है, ठीक है। अब आपको करना है आपका पीसीसी भी आपके पास है। अब आपको आपका बैंक स्टेटमेंट भी हो गया, आपका वर्क परमिट आपके पास है और इनमें सारी चीजें लग गई। अब आपका आता है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। जैसे बहुत से लोगों ने बोला भाई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट लगा दें। अच्छा, अब जो लोग गल्फ में हैं, इस बात को मैं ये रोकता हूँ, यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट बात है, जो लोग गल्फ में हैं उनके लिए कंपनी का एनओसी लेटर बहुत इंपॉर्टेंट करता है। कंपनी का एनओसी लेटर वो चीज होती है कि नो ऑब्जेक्शन लेटर, यानी कि NOC, एन नो, ओ से ऑब्जेक्शन और सी से सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये इसलिए होता है कि आप किसी कंट्री में काम कर रहे हैं, उस कंट्री की कंपनी में आप काम कर रहे हैं, तो आप जब कहीं और कंट्री का वीजा अप्लाई करते हैं तो वो ऑफिसर देखता है कि आपकी कंपनी को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, आप जा रहे हो, यानी कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं की है या कोई मसला तो नहीं है, आपकी कंपनी आपको जाने के लिए एग्री कर रही है कि नहीं कर रही है। इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ओके। तो यहाँ पे ये गल्फ वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी चीजें वैसे ही लगती है। इंश्योरेंस और टिकट भी लगेगा। इंश्योरेंस होना चाहिए आपका 1 साल का, पूरा 1 साल का। लोग 2-2, 6-6 महीने का 2 लगाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। पूरा इंश्योरेंस पूरा 1 साल का होना चाहिए और आपका 30,000 यूरो का होना चाहिए या तो $50,000 का होना चाहिए और पूरा 1 साल का होना चाहिए, बीच बीच में 2 हाथ नहीं होना चाहिए। टिकट होना चाहिए आपका ओरिजिनल। ओरिजिनल का मतलब है कि बुकिंग
करा हुआ, ना कि खरीदा हुआ कि पूरा कंफर्म टिकट नहीं। कंफर्म टिकट में आप लोग का लॉस होता है, इनकेस वीजा नहीं लगा तो आपका बहुत पैसा कटता है। तो बुकिंग टिकट लगती है। डमी टिकट लोग जानते हैं, लेकिन डमी टिकट का मतलब होता है एडिटिंग नहीं, बुकिंग टिकट, यानी कि वो रिजर्वेशन होनी चाहिए, पीएनआर वैलिड होना चाहिए। वो टिकट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोग क्या करते हैं, एडिटिंग टिकट, लोगों को बस ये पता है भाई कि डमी टिकट लगती है। मेरे पास भी कॉलें आती है कि भाई मुझे डमी टिकट चाहिए। डमी यानी कि एक बना हुआ चीज, डमी नहीं। डमी एक बनी हुई चीज को लोग एडिटिंग करके भी दे देते हैं और उसका 500-1000 रुपये चार्ज करके दे देते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं होता। जब वो ऑफिसर के पास जाती है, चेक होती है, तो उस पर कोई वैलिड नहीं होता है, वीजा रिजेक्ट हो जाता है। तो आप लोगों को पीएनआर टिकट देनी है, बुकिंग टिकट देनी है, जो कि 3-4 दिन वैलिड होती है, वो टिकट देनी है। तो आप लोग के पास क्या क्या चीजें हो गई, पासपोर्ट हो गया और वर्क वो एजुकेशन, आपका कवर लेटर हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, वर्क परमिट हो गया, एजुकेशन सर्टिफिकेट हो गया, सॉरी फिर से बोलता हूँ, आपका पासपोर्ट हो गया, कवर लेटर, वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, वर्क परमिट, एजुकेशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपका ये चीज़ें हो गई। गल्फ वालों के लिए एक एनओसी भी ऐड होगा उसमें। अब जो इंडिया में है उनका कुछ भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आप, बहुत कुछ होता है। देखिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आप सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आपका बेबी बॉय सर्टिफिकेट और आपका मैरिज सर्टिफिकेट, ठीक है। ये दो चीज़ आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और लोग कहते हैं कि मैंने अपना स्टेटमेंट को यूरो में कन्वर्ट कर दिया है, अपनी प्रॉपर्टी लगा दी है और अपना रिटर्न लगा दिया है, आईटीआर रिटर्न की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती है वर्क परमिट पे। वो जरूरत होती है टूरिस्ट वीजा पे। लेकिन लोग वर्क परमिट भी सबमिट कर देते हैं, आईटीआर रिटर्न उसकी जरूरत नहीं होती है। फालतू डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। तो आईटीआर की कोई जरूरत नहीं है आपको, और अपनी प्रॉपर्टी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें होता ये है कि आप शुरू में एक नॉर्मल फाइल लगाएं। नॉर्मल फाइल सबमिट करने से आपको बेस्ट ये रहता है कि इनकेस इंशाल्लाह आपका वीजा लग गया तो हेडेक ही खत्म। अगर आपका वीजा नहीं लगा तो आप फिर बाद में सेकेंड टाइम जब आप अपील करते हो, तब आप देखो कि अब हमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या देना है। तो मैं तो मना करता हूँ कि भाई आप मैरिज सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट भी पहले यूज ना करिए, नॉर्मल से लगाइए, ताकि आपका वीजा लग जाएगा तो बेस्ट है। वीजा नहीं लगा तो आप ऑफिसर को कन्विंस करने के लिए ये सब चीजें दो, ताकि उनको लगे कि हाँ भाई जब आप पहले ही दे दोगे और वीजा नहीं लगा तो सेकेंड टाइम देने के लिए क्या बचेगा। तो कहावत होती है ना, कुछ हथियारों को रोक के रखना चाहिए सेकेंड टाइम को यूज करने के लिए। तो इस तरीके से काम करिए ताकि आप लोग को अगली बार कोशिश करें कि वीजा नहीं आए, वीजा आ जाए तो टेंशन ही खत्म। नहीं आएगी तो भाई कोशिश तो करनी ही होती है। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, लोग सवाल पूछते हैं कि भाई वीजा मेरा नहीं लगा, इसकी वजह क्या है। देखिए 10 नंबर जो आता है ना, ये कॉमन एक नॉर्मल रिजेक्शन नंबर है। और ये आता क्यों है, इसका बहुत बड़ा रीजन है भाई, बहुत से रीजन है। देखिए अभी सबसे छोटी सी बात बताता हूँ कि सपोज आपको खुद पता है कि 99% जो वर्क परमिट है ना, ये वहां पे एजेंसियों से निकलता है। अब एजेंसी से निकलने के बाद क्या होता है कि बहुत सी एजेंसी, छोटी छोटी एजेंसी हैं जो कि नई नई खुली है, उस पर भी वीजा रिजेक्ट हो जाता है। आपको पता नहीं होता कि मेरी एजेंसी का क्या है, इन्होंने टैक्स पे किया है कि नहीं किया, इनके पास काम है कि नहीं है, इस वजह से भी वीजा रिजेक्ट हो जाता है। अब वीजा लगता है भाई, वो बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, बहुत पुरानी हैं, टैक्स पे कर रही हैं, उनके पास काम ही काम है, बड़ी बड़ी कंपनियों का ऑर्डर है, वो ऑफिसरों को पता रहता है, फटक से वीजा लग जाता है और विदाउट इंटरव्यू लग जाता है। बहुत से लोगों का ऐसा भी होगा, इंटरव्यू भी आया, इंटरव्यू आने के बाद भी वीजा रिजेक्ट हो गया। इंटरव्यू पे गए, इंटरव्यू दिया, उसके बावजूद भी वीजा रिजेक्ट हो गया। ये बहुत बड़ा मैटर है भाई, लोगों को समझ में नहीं आता है। अब एक पॉइंट और भी है कि लोग क्या करते हैं कि अभी वर्क परमिट आ गया, अभी नहीं करेंगे, अभी मेरे पास ये कमी है, वो कमी है, अभी मेरे पास स्टेटमेंट रेडी नहीं है, तो हम 2 महीने बाद करेंगे, 4 महीने बाद करेंगे। इसका भी इफेक्ट पड़ता है। क्यों, आप खुद बताओ ना, जिस एजेंसी ने आपको परमिट दिया है वो आप सिंगल इकलौते उनके लिए नहीं है जिन्होंने आपको परमिट दिया होगा, और भी लोगों को 10-50 लोगों को परमिट दिया होगा, और उनके पास कुछ ही लिमिटेड सीट होंगी जॉब की। जिसका वीजा पहले लगेगा उसको वो जॉब पे वहां पे दे देंगे, जो पीछे लेट हो जाएंगे उनका वीजा तो ऑटोमेटिक रेडी खत्म हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उनके पास जॉब ही नहीं है।
वो वहां पे जब सिक्योरिटी बॉर्डर चेक करेगा तो वो क्लियर कर देंगे कि मेरे पास जॉब नहीं है, ये लेट हो गए। भैया तो लेट हो गए ऑलरेडी, तो वीजा रिजेक्ट हो जाता है। बंदे को पता ही नहीं होता भाई वीजा रिजेक्ट क्यों हुआ। 10 नंबर आता है, 10 नंबर आता है, लोग सोचते हैं यहाँ 10 नंबर आता है। एक इम्पोर्टेंट बात और, लोगों को सोच है कि हमारा वीजा इंडिया से नहीं लगेगा, हम गल्फ जा रहे हैं, गल्फ से वीजा लगवाएंगे। भाई गल्फ में भी वीजा रिजेक्ट होता है। आप पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ, वीजा रिजेक्ट भी होता है, वीजा लगता भी है। इंडिया में ही वीजा लग रहे हैं। आपने कितनी वीडियो देखी होंगी मेरी, अभी पीछे पिछले महीने भी हमारे एक भाई 9 तारीख की फ्लाइट से पिछले महीने गए हैं, उनका वीजा लगा। तो भाई वीजा लगते हैं, ऐसा नहीं है कि आप गल्फ जाओगे तो गल्फ में आपके पास वहां का रेसिडेंट कार्ड भी होना चाहिए, आप वहां पे वर्क कर रहे होना चाहिए, आपके पास कंपनी का एनओसी होना चाहिए, तब आपकी फाइल लगेगी। और गल्फ में अपॉइंटमेंट सबसे ज्यादा लेट आती है। दुबई, सऊदी आपको लेट अपॉइंटमेंट आएगी। ये भी एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है आपका वीजा रिजेक्ट होने के लिए, कि कंपनी एजेंसी में आपका परमिट निकाला है, उनको 2 से 3 महीने के अंदर बंदे की रिक्वायरमेंट है, आपने अप्लाई ही 1 साल बाद किया वीजा, तो अभी वीजा रिजेक्ट हो जाता है। तो इन सब चीजों का ख्याल रखिए। वर्क परमिट आते ही फॉरेन रजिस्ट्रेशन करिए, फॉरेन अपॉइंटमेंट में अप्लाई करिए। जो लोग इंडिया में हैं भाई, मैं तो यही कहूंगा कि गल्फ में अगर कर रहे हैं 2-4 महीने देखो, अपॉइंटमेंट नहीं आई, फॉरेन कैंसिल मार के इंडिया में मारो, वहां से आओ, वीजा लगाओ, चले जाओ। और एक बात, छुट्टी पे आओ भाई, वीजा रिजेक्ट होता है तो कम से कम आपकी जॉब सिक्योर रहेगी, जॉब आपकी सेफ रहेगी। लोग वहां से एग्जिट करके आ जाते हैं, यहाँ आने के बाद उनका वीजा नहीं लगता, प्रॉब्लम होती है, तो बेचारे ना उधर के और ना इधर के। तो सबसे बड़ी बात भाई, ये सब चीज़ों को ध्यान रखिए। डॉक्यूमेंट मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, चेकलिस्ट डाउनलोड करेंगे आप लोग को पता लग जाएगा क्या क्या चीज़ें डालनी है। मोटी मोटी जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो मैंने आपको बता ही दिए हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों को फॉलो करिए और इंशाल्लाह दुआ ये है कि आप लोग का वीज़ा लगे। सब कुछ बढ़िया से अपना काम करिए। कोई कमी हो, कुछ ना चीज़ समझ में आए, मैं अपना यूट्यूब पे मेरा नंबर रहता है स्क्रीन पे, वहाँ से आप व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करिए और आपको पूरी फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कॉल करिए, कॉल नहीं होती है तो मैसेज ड्रॉप करिए, मैसेज रहेगा तो मैं आपको रिप्लाई भी दे सकूंगा, कॉल बैक भी करके आपको सारी चीज़ें बता सकूंगा। तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से सारी फुल इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में आप लोग के लिए दे दी है। बहुत से लोगों ने जो भी मुझे कमेंट्स किए थे, जो मुझे कॉल किए थे, सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अगर कुछ रह गई है व्हाट्सअप करिएगा, मैसेज डालिएगा, मैं आपको रिप्लाई भी दूंगा और इंशाल्लाह फिर एक न्यू वीडियो बनाऊंगा आप लोग के लिए बढ़िया इन्फॉर्मेटिव। तो भाई फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। मैं आपका दोस्त नौशाद, अल्लाह हाफिज़।